हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है दीपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आदर्शवाद। इससे पहले हमने जो किया था वो था यथार्थवाद, जो कि हम बारे में जाने और समझे और बहुत कुछ हमें समझ में भी आया। अब जो हम करेंगे आदर्शवाद या आदर्शवादी दृष्टिकोण। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इसमें अमल भी करने की आवश्यकता होती है। ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात इंपॉर्टेंट और भी रखती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका फाइनल ईयर है सब्सक्राइब करके मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। दोस्तों, ये बात सोच के अगर आप करिएगा तो शायद कामयाब भी नहीं होइएगा, क्यों सब्सक्राइब करना आपके हित में है। साथ में ये भी करता है कि जो बच्चे आपके घर में हैं 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, सीबीएसई में पढ़ते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आपके पास रहेगा सब्सक्राइब तब आप बता सकते हो कि इसमें ये टॉपिक आया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब साथ में जो अगर कोई बच्चा एनआईयू से पढ़ रहा है आसपास कोई भी, ठीक है, जो 10th और +2 करना चाहता है एनआईएस बोर्ड से, तो आपको पता है ये ओपन बोर्ड होता है, तो इसके बारे में जो है क्लासेस भी लगाना थोड़ा मुश्किल बच्चों के लिए पड़ जाता है, तो इसके लिए भी बच्चों को हेल्प कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, दूसरे को हेल्प करना ही बच्चे का जो होना चाहिए परम धर्म होना चाहिए। अपना सिर्फ स्वार्थ निकालना ही इंसानियत नहीं सिखाती है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, जो फाइनल ईयर में भी जाएंगे, ठीक है, तो उन सब के लिए है कि दीपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है फर्स्ट ईयर से लेके जो है 3rd ईयर तक के सभी जो 8 सब्जेक्ट को कवर करेगा। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, दूसरे के हित के लिए भी सोचिए और अपना भी फायदा देखिए। इसी तरह सब्सक्राइब करना भूलिए मत, सब्सक्राइब करना आपके हित में रहेगा। चलिए, ये बात तो आपके लिए था, आप चाहे अमल करते हो चाहे नहीं करते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैंने वचन लिया है उसको तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। तो आज जो हम समझेंगे वो है यथार्थवाद और आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जहां यथार्थवाद दृष्टिकोण बहुत से साइंटिस्टों ने इसको आलोचना भी किया है, तो इसमें भी आलोचना हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं ना दोस्तों, जो रूल रेगुलेशन बनती है उसमें कुछ आलोचना भी की जाती है, क्योंकि आलोचना नहीं होगी तब, क्योंकि सबका अपना विचारधारा है और सभी के सोच अलग अलग रखता है, तो आलोचना तो होगी, खामियां तो निकलेगी ही निकलेगी। चाहे आप कोई चीज इतने सुंदर से सुंदर बना लो तो उसमें बहुत से जो होती है खामियां निकलती है। तो राजनीति जो है शास्त्र में यथार्थवाद का इतिहास लगभग उतनी ही पुरानी जितनी कि राजनीति शास्त्र का इतिहास पुराना है। प्रसिद्ध विद्वान जो है प्लेटो को पहला जो है आदर्शवादी विद्वान माना जाता है। आदर्शवादी भूत और वर्तमान की परवाह न करते हुए भी भविष्य के लिए अधिक चिंतित है। वो ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे जिससे भविष्य को सुधारा जा सके। देखिए, भविष्य को सुधारना सभी व्यक्ति का परम कर्तव्य है, लेकिन ऐसे राजनीतिक चल के भविष्य को नहीं सुधारा जा सकता जो किसी व्यक्ति के जो है लहासू पर चलना पड़ जाए, तो ये गलत है। प्लेटो आदर्शवादी विद्वान था और उसके द्वारा एक आदर्श राज्य के रूप में रेखा तैयार की गई। इसी तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक कुछ ऐसे सिद्धांत और संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जिससे आने वाले जो है नस्लों का ठीक मार्गदर्शन हो सके। उसके द्वारा एक आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक कुछ ऐसे सिद्धांतों और संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें आने वाली जो है नस्ल का ठीक मार्गदर्शन हो सके। देखिए दोस्तों, कोई भी रेगुलेशन इसलिए संरक्षित रखा जाता है कि आने वाले जो जनरेशन है उसको भी वो मार्गदर्शन कर सके और विश्व में सशक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित राजनीति यानी पॉलिटिकल बेस्ड ऑन द पावर स्ट्रगल को समाप्त किया जा सके। पहले महायुद्ध के परिणाम स्वरूप हुए विनाश ने विद्वानों के समकालीन विश्व की समस्याओं और विश्व के रूप में युद्ध और उसके परिणाम होने वाले विनाश के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। उनके द्वारा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण भी जरूरी अनुभव की गई थी जिसके आधार पर विश्व में युद्धों का जो है नाश और शांति की स्थापना किया जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक सिद्धांत की जरूरत थी जो कि नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन कर सके। युद्ध से
बचाया जा सके, और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का आगमन हुआ और दो विश्व युद्ध के बीच के काल में आदर्शवादी दृष्टिकोण का काफी बोलबाला रहा। इसमें महात्मा गांधी, लॉरेंस रसेल, वुडरो विल्सन और एडम सैक्सन, बहुत से साइंटिस्ट जो थे इसके आदर्शवादी दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक थे। आदर्शवादी विद्वान हिंगल्स के अनुसार सभी सामाजिक जो है और राजनीतिक संस्थाएं विचारों की विकास की अभिव्यक्ति है और ऐसी चेतना जो राष्ट्रीय राज्य के रूप में प्रकट भी होती है। हिंगल्स मानते हैं कि राज्य धरती पर ईश्वर की अभिव्यक्ति है और यह दैवीय तर्क का अवतार है। इस कारण व्यक्ति राज्य के आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, अतः उसे आंखें बंद करके राज्य के आदर्शों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो आदर्श बनाई गई है वो सोच विचार के बनाई गई है, इसलिए उन आदर्शों का पालन करना उसने प्राथमिकता बताई थी। उसके बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण यथार्थवाद दृष्टिकोण के बिल्कुल ही विपरीत है और यह जो है यथार्थवाद दृष्टिकोण के जो है प्रतिक्रियावादी और मानवता के विरुद्ध मानता है। आदर्शवादी जो है विश्व में जो है युद्ध, भूख, असमानता, अत्याचार, शक्ति, दबदबा और हिंसा को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुधार के पक्ष में है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह शिक्षा, तर्क और विज्ञान का प्रयोग किए जाने पर बल देता है। राजनीति जो है आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे विचारों का प्रतीक है जो युद्ध का जो है विरोध करते हैं और नैतिक मूल्यों का आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय भाईचारों को सुधार जाने के पक्ष में है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी विश्वास रखते हैं और उनका विकास किए जाने के पक्ष में भी है। वो एक ऐसे विश्व की स्थापना करना चाहते थे जो अनैतिकता, हिंसा और शक्ति की राजनीति से मुक्त होगा। देखिए, ऐसे ही जो है राजनीति की हमेशा ही कल्पना किए जाना चाहिए। जो हिंसा से राजनीतिक होती है, जो अपने मतलब के लिए आम गरीबों को हिंसा के आग में झोंक देते हैं, ऐसी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक नेता को ऐसा विचार रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हम हैं वैसा ही दूसरा है। अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में किसी दूसरे को हिंसा और नैतिकता के आग में झोंक देना कदाचित उचित नहीं माना जा सकता। वह ट्रेंट रसल ने आदर्शवादी के आशावादी का सहारा देते हुए कहा है कि जो है मानवीय सुखों से भरपूर विश्व का निर्माण मानवीय शक्ति की पहुंच से दूर नहीं है। तो ये बात तो साफ उसने और बिल्कुल सही कहा था। उसके बाद कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण एक आदर्श विश्व की स्थापना के लिए नैतिकता का एक साधन के रूप में प्रयोग करने की वकालत भी करता है। यह विश्वास करता है कि नैतिकता और नैतिक मूल्य पर चलकर राष्ट्र केवल अपना विकास ही नहीं कर सकते, अतुल विश्व में से युद्ध, असमानता, निरंकुशता, अत्याचार और हिंसा आदि का अंत भी किया जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट करते हुए जो क्लेम्स और बूम्स ने भी साफ शब्दों में बात कहा भी था कि आदर्शवादी के अनुसार राजनीतिक अच्छी शासन की कला है, ना कि संभव है कि कला। एक अच्छी राजनीतिक व्यक्ति वह नहीं करता है जो कि संभव है, अतुल्य, वह वही करता है जो ठीक भी हो। वह अपने साथी मनुष्य को गृह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया जीवन और सम्मान प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हो या डायरेक्ट बात कह सकते हो कि आदर्शवाद नैतिक को आधार बनाकर वर्तमान विश्व में पाई जाने वाले युद्ध, असमानता, हिंसा, शक्ति आदि की बुराइयों को समाप्त करना चाहता है। देखिए, आदर्शवादी के तो बहुत ही अच्छा विचार है कि कोई भी राजनीतिक में जो है असमानता, हिंसा और शक्तियों की बुराइयों का समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वास्तविकता में जो ये चैप्टर है वो उन राजनीतिक नेताओं को पढ़ना चाहिए जो ऐसा कर्म करते हैं जिसकी वजह से जो है देश में आग लग जाती है, देश में जो है सांप्रदायिक दंगा होता है, देश में जो है अराजकता फैलता है। तो उन लोगों को ऐसे सबक और ऐसे चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करें, आजकल तो राजनीतिक में कहते हैं ना पढ़े लिखे की तो आवश्यकता है ही नहीं। आज उनको ही आवश्यकता है जो राजनीतिक है, जो अपराध प्रवृत्ति के हैं, उनको ही राजनीतिक में जो है रास आती है। कोई शरीफ व्यक्ति जाता है तो उसको जीने नहीं देते हैं या उनको कार्य करने नहीं देते। तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश में जो राजनीतिक है गलत हाथों में जा बैठा है। चलिए, ये तो कोई भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण तो यही कहता है कि असमानता और हिंसा और शक्ति की बुराइयों को समाप्त करना चाहता है और शांति, सुरक्षा और समृद्धि का विकास आदि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की स्थापना करना चाहता है। तो ये तो आदर्शवादी की बहुत अच्छा विचार है कि कोई भी राजनीति जो होना चाहिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि और विकास आदि पर आधारित होना चाहिए और सभी भाईचारे होना चाहिए, चाहे सभी कोई भी धर्म के हो, सब भाईचारे के जीवन जी के अपना जो है आनंदमय जो धरती पर जीना है उसको अच्छे से जी के समाप्त करें। उसके पश्चात हमारे पास है
आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल धारणाएं। देखिए आदर्शवादी जो है धारणाएं वो किस मूल्य पर आधारित है। तो पहला मूल तो यही कहता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे स्वभाव का है। देखिए मौलिक रूप से इंसान तो अच्छा है, लेकिन लोग उसको अच्छा बनने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो एक दूसरे की सहायता और परोपकार कर सकता है। तो परोपकार की भावना कहते हैं ना, कभी कभी तो परोपकार की भावना ही आपके लिए खतरनाक बन जाता है। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहो लेकिन वो बुरे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चलिए ये तो वास्तविक जीवन का एक सच्चाई है जिसको हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन पहला विचार तो यही कहता है कि जो है मनुष्य मौलिक रूप में अच्छे स्वभाव का है और वह एक दूसरे की सहायता और परोपकार कर सकता है। मनुष्य की भलाई करने की मौलिक भावना विकास को संपन्न बनाती है। देखिए अगर किसी को आप अच्छी भलाई करिएगा तो इससे क्या होगा, जो भावना जो है विकास को जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उसके पश्चात हमारा है जो बुरा मानवीय व्यवहार बुरे वातावरण को, बुरी संस्थाओं को उजल है, जो व्यक्तियों को गलत काम करने के लिए उत्साहित करता है। उसके बाद हमारा है जो युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सबसे घटिया विशेषता है। देखिए युद्ध जो होता है, हमेशा आदर्शवादी जो है विचारधारा युद्ध को कभी अच्छा नहीं कहता है। वो कहता है घटिया से घटिया जो लोगों की विचारधारा होती है उसकी वजह से युद्ध होता है। युद्ध तो किसी भी राष्ट्र को नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो इंटरनेशनल राष्ट्र हो, चाहे कोई जो है आम राष्ट्र हो, या कोई राज्य वाला ही देश हो। कहते हैं ना आपस में जो लड़के हम जो ये युद्ध करने की प्रवृत्ति को सोचते हैं, विचार करते हैं और आपस में दूसरे को लड़ाते हैं, वो कहीं का भी राजनीति के लिए सर्वोच्च उचित नहीं माना जा सकता। उसके बाद है युद्ध अटल नहीं है। देखिए युद्ध तो कहते हैं ना दो विचारधाराओं की युद्ध होती है। दोस्तों युद्ध कभी होती नहीं है, युद्ध केवल दो विचारधाराओं का युद्ध होता है। कभी नागरिक ये नहीं कहते कि भाई मुझे युद्ध करवाओ, क्योंकि उनको पता है कि उनका ही हानि होता है। युद्ध तो होता है कि दो व्यक्तियों की विचारधारा नहीं मिलती है तो एक दूसरे को कहते हैं कि आप मैं तुम्हें देख लूंगा, और इस वजह से क्या होता है वो तू मैं कर करके युद्ध कर लेते हैं और इसका जो परिणाम होता है आम जनता को भोगना पड़ता है। ठीक है, कई जो विधवाएं होती है उनके पति खो जाता है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, चारों तरफ रक्त ही रक्त बहता है। लेकिन दो विचारधाराओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो है राष्ट्र हित में फैसला लेने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है 5वां पॉइंट में कि युद्ध अटल कभी नहीं है, युद्ध जो है कभी नहीं है, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध इसे प्रोत्साहित करते हैं को समाप्त करके युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। अगर वो लोग चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं उनको इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हर समय अग्रसर होना चाहिए, ना कि उनको जो है पीछे से हथियार देने की आवश्यकता है। जो पीछे से हथियार दे रहे हैं और युद्ध करवा रहे हैं तो वो सोचते होंगे कि उनका अस्तित्व बच जाएगा, शायद आप गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूसरे को लड़वा रहा होता है कभी कभी उनके घर में भी बहुत बड़े लड़ाई हो सकता है। तो ये कहते हैं भविष्य का जो है परम सत्य भी है और इससे मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। उसके बाद है हमारा 7वां पॉइंट जो है, नहीं उसके बाद 6वां पॉइंट रहेगा दोस्तों, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसके समाप्ति के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अतुल विश्वव्यापी यत्नों की जरूरत है। देखिए युद्ध जो होती है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको अतुल विश्वास नहीं यत्नों से जरूरत है कि इसको समाप्त कैसे भी कैसे किया जाए। उसके बाद युद्ध को उत्साहित करने वाले संस्थाओं की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा पुनर्गठन किया जाना चाहिए। बहुत से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन उनका ये विचार गलत है। उनको युद्ध के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको भाईचारे का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद है 8वां पॉइंट, समाज और राज्य विकासवादी संस्था है और यह लंबी विकास प्रक्रिया का भी परिणाम है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि राज्य जो होती है विकासवादी है। राज्य सदैव दोस्तों देखिए राज्य विकासवादी ही होता है, राज्य सदैव हमेशा जो विकास की करने के लिए अग्रसर होता है, तो उसमें कोई युद्ध में धकेलना उनके लिए सही नहीं है। उसके बाद है आपका 9वां पॉइंट, आदर्शवादी सत्तावारता और तनाशाही का खंडन करते हैं। देखिए आदर्शवादी सत्तावादी और तनाशाह का खंडन करना भी उतना ही उचित माना जाता है जितना कि आदर्शवादी सिद्धांतों को मानोगे। आदर्शवादी नैतिकता का महत्व देते हैं, उनका विश्वास है कि नैतिक साधनों के प्रयोग द्वारा इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आदर्शवादी नैतिक महत्व होता है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सकती हो। उसके बाद है विश्व राज्य वर्ल्ड स्टेट की स्थापना आदर्शवादियों का अंतिम उद्देश्य है। यानी विश्व वर्ल्ड स्टेट का सबसे बड़ा जो है अंतिम उद्देश्य यही है कि आदर्शवादी बनाया जाए विश्व को। लेकिन चलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो तो उनकी दिल की इच्छाएं जानते हो, लेकिन कहते हैं ना विश्व में जो तो है शांति की स्थापना तो हुई नहीं है, चाहे जैसे मर्जी हो। उसमें 12वां पॉइंट जो है अंतिम पॉइंट यही कहता है कि शांति समृद्धि और विकास
को विश्वनीय बनाए जाने और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में युद्ध जो है, भूख और अन्य अनेक बुराइयों की समाप्ति के लिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का विकास किया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून जो है, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए जो है वचनबद्ध हो। उसके पश्चात है आपके पास जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता। ये तो हम धारणाएं कर रहे थे, अब जो हम करेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता। देखिए दोस्तों, विशेषता भी जानना इतना ही आवश्यकता है जितनी आप धारणाओं के बारे में जाने हो, उतना ही आलोचना के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं व्यक्ति स्वभाव से भी अच्छा है, मैन इज गुड बाय द नेचर। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण समर्थन मानते हैं कि मनुष्य मौलिक रूप में स्वभाव से अच्छा है और उसमें दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार आदि के गुण पाए जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति में गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है कट्टर दुश्मन हो या किसी दूसरे का दुश्मनी रखते हो। बहुत से व्यक्तियों की विचारधारा है रेगुलेशन पे चलते भी है। व्यक्ति दूसरे की भलाई करने की आधारभूत भावना ही विकास की संभावना बनाती है, क्योंकि दूसरे को जो है भलाई करना ही बहुत बड़ा परम धर्म माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, लोग तो आज भलाई करते ही नहीं किसी का। जैसे आप भी सिर्फ देख लेते हो और जो है ड्यूटी से निकल जाते हो। आपने भलाई कहाँ किया? आपने ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, ना ग्रुप में शेयर किया, ना दूसरे बच्चों को इसको बताया। तो आपने तो सब अपने तक ही सीमित रखा। तो कहते हैं ना, भलाई तो कहीं है ही नहीं। अगर आपने भलाई किया है तो कह सकते हो कि आदर्शवादी दृष्टिकोण का आप सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाते हो। क्योंकि दोस्तों, आपका जो भलाई है कोई देखेगा नहीं। कहते हैं ना, भलाई तो किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है कि मैंने किया है। इसलिए अभी भी मत सोचिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित कीजिए, और वो भी जो है कुछ फायदा उठा ले और कुछ जो है अच्छे एग्जाम में कर ले। क्योंकि भलाई करना ही सबसे बड़ी आधारभूत भावना ही विकास की संभावना बनाती है। क्योंकि भलाई से क्या होता है, आधारभूत भावना बनती है और इससे तो देश का विकास भी होता है। क्योंकि इससे किसी दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त होता है और वो भी आदर्शवादी दृष्टिकोण के ऊपर चलने का प्रयत्नशील हो जाता है, और इस तरह एक अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे वही दूसरा प्राप्त करेंगे, तो ही आदर्शवादी समाज का निर्माण हो सकता है ना। स्वार्थ में तो नहीं छिपा हुआ है। अगर स्वार्थ रखते हो तो कहाँ आदर्शवादी होगा। देखिए दोस्तों, आपको भी समाज में रहना है, और समाज जब तक अच्छा नहीं बनेगा आपको भी जीने कोई नहीं देगा। आपको भी हर तरह से प्रयत्नों से जो है बुराइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो समाज में रहते हो। इसलिए कोशिश करो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अच्छे विचारधारा से अपना जीवन को यापन कर सके। व्यक्ति अनेक कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को जो है परोपकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, जिनको शेयर करने की भावना नहीं है या दूसरे को हेल्प करने की भावना नहीं है, शायद वो जीवन में खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब उनके पास परोपकार ही नहीं है तो कामयाब कहाँ से होंगे। ये आपको भी सोचना चाहिए और जो बच्चे देखते हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है। चलिए, मैन इज गुड बाय द नेचर, ये तो उनकी अपनी स्वभाव है। कौन अच्छा स्वभाव का है, कौन बुरे स्वभाव का है, वो तो उसका हृदय ही बताता होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने हृदय से और अपनी जीवन से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये आपके लिए था। आगे हमारा है युद्धों का विरोध। देखिए, आदर्शवादी जो है जो युद्धों को बुराई मानते हैं, उनका विचार है कि इससे मानवता का नाश होता है और लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका विचार है कि युद्धों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो जनमत का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जनमत जो होती है वो विश्व लेवल पर बनाई जाती है, जिसमें हर एक देश के प्रतिनिधि होते हैं और उनके विचारधारा को सुना जाता है, समझा जाता है। तो यही बात करें, युद्ध विरोधी होना चाहिए। इसका जो है अतिरिक्त युद्धों को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण भी किया जाना चाहिए। सही बात इसमें है, निशस्त्रीकरण बात तो बहुत ही अटल है और सच भी है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास शस्त्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, किसी को क्या बिगाड़ लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो व्यक्ति को आप गुस्सा में क्या करोगे, एक थप्पड़ मार दोगे, एक लात मार दोगे। लेकिन वही आपके पास तलवार है या कोई हथियार है तो क्या करोगे, डायरेक्ट हथियार तलवार का इस्तेमाल करोगे। तो कहते हैं ना, किसी का जीवन जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग बेशकली जो होते हैं राजनीतिक नेता आपस में व्यक्तियों को लड़ा देते हैं, आपस में देश को फूंक देते हैं, लेकिन शायद ये बात नहीं जानते हैं कि वो किसी का बेटा भी हो सकता है मरने वाला, और किसी का बाप भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। तो ये बात उनको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इसलिए है कि निशस्त्रीकरण की भावना हमेशा होना चाहिए और ऐसे हथियार रखने की मनाही भी होना चाहिए, चाहे वो
घरेलू रूल पे हो चाहे इंटरनेशनल रूल पे हो, हथियार कहीं भी किसी के लिए सुरक्षा का विषय नहीं बन सकता। हथियार तो होता है कि हम जो है गलत बंदे उनसे हम सुरक्षा अपने आप को कर सके। उसके बाद है इसके लिए जो है जनमत तैयार किया जाना चाहिए और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन भी लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद है शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। देखिए शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय की जरूरत नहीं कि सब व्यक्ति को शक्ति ही चाहिए, ये गलत है। द पावर इज नॉट अ सेंटर इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यथार्थवाद दृष्टिकोण के विपरीत, यथार्थवाद तो मानता था लेकिन आदर्शवाद दृष्टिकोण को समर्थक शक्ति को इसका एक तत्व तो मानते हैं, परंतु यह स्वीकार नहीं करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है। ऐसा नहीं है। उनके विचारानुसार शक्ति का प्रयोग युद्धों को उत्साहित करता है जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर तबाही होती है, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद भी आपस में संधि और समझौते किए जा सकते हैं और समस्याओं को जो है अस्थायी जो है समाधान ढूंढने जा सकते हैं, और यह सब कुछ जो युद्धों से पहले भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, चाहे कोई भी आपने युद्ध देखा होगा, प्रथम युद्ध देखा होगा और द्वितीय युद्ध देखा होगा या कोल्ड वार भी देखा होगा, आपने देखा है कि युद्ध का जो अंत कैसे होता है। जब बंदे मान लेते हैं, सब कुछ मरवा देते हैं, सब मर जाते हैं, तो बाद में क्या करते, संधि कर लेते हैं। अरे जब तुम्हें मरवाना ही था तो पहले ही संधि कर लेते, संधि ही नहीं करते, मर जाते तुम भी साथ में। तो सारे जो है वीर योद्धाओं को मार देते हैं और फिर क्या करते, बाद में संधि की ही अपनाते हैं। इसमें कम से कम रावण तो अच्छा था, उसने ये बात तो जरूर बोला था कि जब मेरे जो है जो प्यारे जो मित्र हैं, जो सखी दोस्त हैं, सब मारे गए, जो मेरे रिश्तेदार थे सब मारे गए, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, आपस में लड़ा देते हैं दूसरे को और खुद जो है जाके गद्दी में बैठ के ऐश को जीवन जीते हैं। तो ऐसी विचारधारा नहीं होना चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण ये कभी भी इस बात की समर्थन नहीं करता है। उसके बाद मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण। देखिए आदर्शवादी मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण है और जो मूल्य के आधार पर ही एक जो है शांतिपूर्वक विश्व की रचना किए जाने के समर्थन भी करता है। आदर्शवादी परंपरा सहयोग, शांतिमय सह अस्तित्व और जीव और जीने दो की जो है अहिंसा और विश्व विद्वता जो है मानव सेवा और युद्धों का त्याग आदि पर मूल्य पर आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किए जाने के पक्ष में है। आदर्शवादी वर्तमान की अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक चिंतित है और वो बढ़िया भविष्य का निर्माण किए जाने के लिए आधारभूत सिद्धांत जो है निश्चित किए जाने के पक्ष में है। ये हमारा जो है था मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण यानी वैल्यू बेस्ड अप्रोच, ये हमारा चौथा पॉइंट था। उसके पश्चात है सर्वसत्तावाद का खंडन। देखिए आदर्शवादी का मत है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। इस कारण वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या राज्य के हाथों में समस्त शक्तियां इकट्ठी हो जाने के विरोध भी करते हैं। वो जो है सर्वसत्ता के विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और उनका विचार है कि सर्वसत्तावाद ही विश्व युद्धों का कारण भी बनती है, इसलिए इसे पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। यह मानव अधिकार और स्वतंत्रता और लोकतंत्र का ही नाश करता है और इतिहास इसका साक्षी भी है। इतिहास में ऐसे बहुत से आप घटना देख सकते हो जिसमें जो है ऐसी विनाशकारी लीला का तांडव देखा गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विश्वास। देखिए द फेथ इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयुक्तता में विश्वास रखते हैं और उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकास करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध आशीर्वाद जो है आदर्शवादी विद्वान मूलभूत अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1999 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया था, जो कि 1939 ईस्वी तक कार्यशील रही। इसके बाद जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जो आज विश्व का सबसे प्रभावशाली संगठन है। और इसके अतिरिक्त आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रही है। उसके बाद हमारा है विश्व राज्य की स्थापना के समर्थक। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व राज्य और विश्व सरकार स्थापित किए जाने के पक्ष में है और वो इस विश्व समस्याओं के साधन के लिए अमृत धारा मानते हैं। उनका विचार है कि जब समस्त विश्व एक राज्य में बढ़ जाए तो विभिन्न राज्यों के बीच पाए जाने वाले विवाद और मेरे और तेरे की भावना का अंत हो जाएगा और शक्ति राजनीति का विचार यानी आइडिया ऑफ द पावर पॉलिटिक्स
स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और इससे विभिन्न राष्ट्रों के बीच पाई जाने वाली नफरत की दीवारें स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगी और व्यक्ति की संक्रिय राष्ट्रीय भक्ति विश्वास भक्ति में बदल जाएगी और संयुक्त राष्ट्र नेशन जैसी जो है विश्व संस्था की स्थापना के पीछे आदर्शवादी का ही विचार काम करता है। उसके पश्चात हमारा है शिक्षा, तर्क और विज्ञान पर बल। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारधारा एलेस सरस का विचार है कि ईर्ष्या, शक्ति और अभाव की लालसा, दूसरे को शोषण आदि किए जाने जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों की समाप्ति के लिए सहयोग है। परंपरा प्रेम, दया और सहायता आदि ऐसी प्रवृत्तियों का अपनाया जाना आवश्यक होगा और इसके लिए विश्व स्तर के विज्ञान आदि साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आदर्शवादी आशावादी है और इस संबंध में वेरेंट सर्लस ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि मानवीय सुखों से भरपूर विश्व का निर्माण मानवीय शक्ति की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी विचारधारा है। उसके पश्चात हमारा है नैतिकता के महत्व। देखिए, यथार्थवाद दृष्टिकोण के विपरीत जो आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नैतिकता के विशेष महत्व देते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक समाज के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर समाज के उद्देश्य निश्चित किए जा सकते हैं। नैतिकता का यह सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक सिद्धांत सदा ही नैतिक मूल्य पर आधारित होते हैं तथा हिंसा, अत्याचार तथा जो युद्ध आदि का खंडन भी करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुद्धता के लिए नैतिक की आधार बनाया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात हमारा 10वां पॉइंट जो आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंसा तथा अत्याचार की समाप्ति। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक समाज में हिंसा तथा अत्याचार को समाप्त करने किए जाने में विश्वास रखते हैं। उनका विचार है कि मानव स्वभाव से ही नैतिक प्रणाली है जो कि हिंसा तथा अत्याचार का कभी भी समर्थन नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति द्वारा हमेशा ही इन बुराइयों का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में शांति चाहता है तथा वो दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहता है तथा ऐसे पर्यावरण में हिंसा तथा अत्याचार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका परंपरा बातचीत तथा सहमति के समाधान न किया जा सके। वो मानते हैं कि युद्धों कि अंत में भी समस्या का समाधान बातचीत द्वारा ही होती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहते हैं ना कि सबको मरवा देते हैं और बाद में क्या करते हैं, युद्ध के अंत में भी समस्या का समाधान जो है बातचीत द्वारा ही निकालते हैं। जब आपने इतने लोगों को मरवाना ही था और बाद में यही बातचीत से ही अपना समाधान करना था, तो पहले ही आपने क्यों नहीं कर लिया। जो इतने धन दौलत नुकसान होती है, जन धन हानि की इतनी नुकसान होती है, यहाँ तक कि मानवता की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, लोग जो होते हैं एक लाश के ऊपर एक लाश होती है, उस समय तो आपको नैतिकता दिखती नहीं है। आप जो है समस्याओं को समाधान बातचीत द्वारा निकालते नहीं हो और उसके बाद क्या करते हो, जब सब मर जाते हैं तो बातचीत करने जाते हो। तो ये कहीं भी राजनीति का जो है गलत तरीका और गलत रूल रेगुलेशन है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारे बात देखने के बाद जो है इसकी विशेषताओं में हम यही बात कह सकते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है और उसमें अनेक अच्छे गुण भी पाए जाते हैं जिनके प्रयोग द्वारा अच्छे समाज का निर्माण भी किया जा सकता है। ये तो बहुत ही सत्य बात भी है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि शक्ति सिद्धांतों को उत्साहित करती है और युद्ध मानवता के विनाश का कारण बनता है। उनका विचार है कि बातचीत से प्रत्येक समस्या का हल किया जा सकता है। आदर्शवादी मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण के समर्थक हैं और वो नैतिकता के विशेष महत्व देते भी हैं आदि। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान के लिए सुझाव। देखिए, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या का जो है समाधान सुझाव, जो सब प्रॉब्लम आती है उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो कुछ बात है, कुछ तर्क है जिसके रिगार्डिंग आप इसको समझा सकते हो। पहला तो यही आता है कि नैतिकता सिद्धांत को पालन पर बल देना। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विभिन्न राष्ट्र द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार किए जाने पर बल देते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और पक्षपात रहित जो है नीतियों का पालन करना चाहते हैं। उनका विचार है कि राष्ट्र का इस तरह का व्यवहार विश्व में शक्ति की राजनीति के बुरे प्रभावों को समाप्त करने में सहायता करेगा और विश्व शांति की स्थापना पर बल भी देगा। तो चलिए, आदर्शवादी नीति का कुछ तो अच्छी बात है। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना करना। देखिए, कोई भी संस्था हो, चाहे हमने जो भी संस्था पढ़ा हो, सार्क भी पढ़ा हो, सार्क भी जो है आपको पता ही है कि 2014 के बाद 2016 के बाद जो है आज तक जो है उसका कोई बैठक नहीं हुआ। कारण यही था ना कि कोई भी एक देश को मना कर देना।
तो देखिए, जब संस्थाएं ऐसी होगी, अब यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना। तो लोग तो क्या करते हैं, देश के चक्कर में पड़े रहते हैं, देश को कश्मीर की मांग करने में लगे रहते हैं, जो है तमिली के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो संस्थाएं क्या काम करेगी? शार्क जैसा शक्तिशाली संस्थाएं भी जो है कमजोर पड़ जाती है जब किसी राज्य देश का जब ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ना, जो ऐसी भावनाओं से उनको उठना चाहिए, उनको देश हित और देश कल्याण के लिए भावनाओं को रखना चाहिए। क्षेत्रीय राज्यों के परंपरा मुकाबले में युद्ध को उत्साहित करने वाली व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना की जाने की जरूरत है। राष्ट्र संघ की स्थापना और सामाजिक मामलों में जो है सहयोग पर बल आदर्शवाद का प्रभाव ही था, क्योंकि आदिवासियों का विचार था कि इससे युद्ध की संभावनाएं कम होगी। कई आदर्शवादियों का तो विचार था कि विश्व में से शक्ति की राजनीतिक की समाप्ति के लिए विश्व सरकार की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। अगर विश्व सरकार रहेगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट रहेगी, तो पॉलिटिकल पावर जो है उनके अंदर रहेंगे। और होना भी चाहिए कि विश्व में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी युद्धों पर कंट्रोल रखे। आज तो कहते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके कार्य के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। जब कोरोना वायरस जब फैली थी तो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं उन पे भी कई सवाल उठ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए वो देशव्यापी होना चाहिए, हर देश के लिए वो फायदा पहुंचाए, ना कि वो एक तरफा कार्य करे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है विश्व संघ की स्थापना। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि विश्व में पाई जाने वाली सभी समस्याओं का समाधान विश्व संघ की स्थापना में ही है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र अपने सक्रिय नीति हितों से ऊपर उठकर विश्व की समस्याओं के बारे में संयुक्त रूप से सोच सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति का विकास होगा। इसे राष्ट्र के बीच चल रही शक्ति के लिए संघर्ष की दौर भी समाप्त हो जाएगी। तो ये तो बात सही है। देखिए दोस्तों, शक्ति तो होना चाहिए। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, राजनीतिक तौर पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में सीट जीतने के लिए आप शराब बंटवाओगे, आप कपड़े बंटवाओगे आधी रात में 2-2 12 बजे तक। तो ऐसी राजनीति का क्या मतलब? लोगों को लालच लोभ दे के कभी पानी फ्री कर देते हो, कभी बिजली कर दोगे। लेकिन लोग भी जो होते हैं महान होते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि ये सब फ्री हो रहा है, जो उनके घर में शराब बांटी जा रही है, जो कपड़े बांट रहे हैं जो आधी आधी रातों में। तो ये सब चीजें जो होते कहाँ से आएंगी? कोई आपके लिए मंत्री जी कोई आपके लिए कोई काम करने नहीं जाएंगे, पत्थर नहीं तोड़ेंगे, आपको ही और आपके ही पैसा का हनन करेंगे और आपको ही जो है गरीबों की रास्तों पे धकेल देंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपका 5 लाख पे टैक्स छूट हो जाएगा, कभी आपको 2.5 लाख पे छूट हो जाएगा। जैसा उनकी समस्याएं रहेंगे वैसा आपको छूट देंगे और आपको जो है हर तरह से जो है एक माचिस के लिए भी आपको अच्छा खासा टैक्स चुकाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो सोचिए, इसमें बहुत ही बात इंपॉर्टेंट भी बताई गई है जिसको सोचने की आज जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक जो है ऐसे ही करते हैं। वो आदर्शवादी दृष्टिकोण के विचारों को ही जिसमें पाई जाने वाली समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। उसके बाद है युद्ध पर कानूनी नियंत्रण। देखिए दोस्तों, युद्ध पर भी जो है वो एक कंट्रोल होना चाहिए। युद्ध पर जो है कानूनी नियंत्रण होना भी जरूरी है, यानी लीगल कंट्रोल ओवर टू वॉर। कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक युद्ध पर जो है कानूनी नियंत्रण स्थापित किए जाने के पक्ष में है। उनका विचार है कि युद्ध को रोकने के लिए और यदि युद्ध को आज तो इससे पैदा होने वाले विनाश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि बहुत चीज बनी होती है, युद्ध के लिए बहुत संस्था बनानी जानी चाहिए कि युद्ध ना हो। इसके लिए जो व्यक्ति दो विचारधाराओं में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आमने सामने बिठा के, उनके जो है 10 सदस्यों को बिठा के आमने सामने विचारधारा रख के फिर उनकी बातों को सोल्यूशन किया जाए। जो बीच का रास्ता निकलता है, जो दोनों को हित की होती है, वो करके युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन पता नहीं विश्व में क्या हुआ है, लोग ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। वो कहते कि मैं हूं तो मैं की भावना में आगे जीवन जो है यापन करते हैं। उनके विचार की युद्धों को रोकने के लिए और यदि युद्ध हो जाए तो उससे पैदा होने वाले विनाश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहते हैं 1928 ईस्वी को कोलंबो विलास समझौता, जो कि कैलो ब्रेन एक्ट पैक्ट या 1928 की, जिसके अंतर्गत युद्ध को अवैध घोषित कर दिया गया था, आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। और जो है इसके अतिरिक्त आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करने पर भी बल दिया जाता है। उसके बाद है जो है शस्त्रों की समाप्ति। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब आपके पास कोई हथियार नहीं रहेगा तो थप्पड़ लात से मारोगे, लेकिन जैसे आपके पास हथियार रहेगा तो चाकू और तलवार से आप बात करने लग जाओगे। तो बड़े बड़े जो वेपन है, परमाणु बम है, तो आप परमाणु बम क्यों नहीं धमकी दोगे?
क्योंकि आप तो विनाश का डर दिखाओगे ना उसको दूसरे देशों पे। और कोई कट्टर व्यक्ति मिल गया तो कहेगा हाँ चला दो चला दो चला दो, और आप उसके गुस्सा में आके चला दोगे और कहते हैं ना उस व्यक्ति तो कहीं दूसरे देश में भाग जाएगा, और वहां पर जो रह रहेगा होगा गरीब, बच्चे, औरतें, वो सारे विनाश की कगार पे चली जाएगी। तो हो गया ना अस्त्र रखने का क्या परिणाम। तो यही बात यहाँ पर भी बताता है कि अस्त्रों की समाप्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थन द्वारा निशस्त्रीकरण पर भी बल दिया गया है। और 1920 ईस्वी में वाशिंगटन में नेवल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी नेवल कॉन्फ्रेंस 2020 इसका प्रतीक था। इस कॉन्फ्रेंस में शस्त्रों के प्रसार को रोकने के मुद्दे पर विचार किया गया था, और आदर्शवादी का विचार है कि निशस्त्रीकरण विश्व सतह पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1920 में बात किया गया था कि शस्त्र नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां 1920 में शस्त्रों के न होने पर विचार किया गया, वहीं आज 21वीं शताब्दी में आज लोग परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं और जो है तांडव कर रहे हैं कि किसी भी समय जो है एक ऐसा विश्व, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने तो पहले ही अमेरिका ने एक प्रयोग कर ही चुका है, और आने वाला समय में न जाने किस किस देश में परमाणु बम गिराई जाएगी, शायद इसके जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण भी संभाल ना पाए। उसके पश्चात है सर्वसत्तावाद की समाप्ति। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि विश्व को जो है सर्वाधिक खतरा सत्तावादता से है। सत्तावाद और लोकतंत्र के बीच निरंतर संघर्ष जारी ही रहता है। सत्तावाद की विश्व में युद्धों के कारण बन रहा है, और इसलिए सत्तावाद की समाप्ति आवश्यक है। सत्तावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है दुश्मन है और राज्य में निरंकुशतावाद का समर्थक है। नाजी और फासिस्ट जो है सत्तावादी के बुरे प्रभाव के उदाहरण हमारे सामने थी। आपने नाजीवादी और फास्टवादी में बिल्कुल साफ देख चुके होंगे कि जो हिटलर का था और जो मॉन्टेस्क्यू का था, दोनों ऐसा विश्व युद्ध करवाया जिसका जो है सेकेंड विश्व युद्ध गवाह भी है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचारधारा नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बात सदैव याद रखे कि वो जो है निजी नहीं है, वो सार्वजनिक है। उसके हर एक व्यक्ति उसके लिए उतना ही महत्व रखता है जितना दूसरा है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुधर्मीय देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी तरह के रहते हैं धर्म, तो सभी को उतनी ही प्रायोरिटी दो जितना अपने धर्म को दे रहे हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब के लिए जरूरी है। अगर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आपके भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो उनके भी होना चाहिए, उनकी भी होना चाहिए, उनकी भी होना चाहिए। सभी को इक्वल मानो, इक्वल नजरिए से देखो। आपका देश जो है कहते हैं ना विकासशील है ना, विकसित हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों के बात समझ में आ जाएगा कि उनका सरकार उनके हितों में कार्य करते हैं, तो कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा, कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगी, और जो है देश का जो इतना बड़ा नुकसान होता रहता है, इतने नुकसान में जो देश जूझता रहता है, जो आम लोगों से ही बाद में उछली जाती है, ऐसा नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है खुशहाल हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा प्रणाली का पुनर्गठन। कहते हैं कुछ आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और मानव कल्याण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है मृदा प्रणाली की पुनर्गठन पर भी बल दिया गया है। उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाएं हटा दिए जाने चाहिए, जिसके परिणाम से राष्ट्र के बीच आदान प्रदान बढ़ेगी और वे एक दूसरे के निकट आ सकेंगे। तो ये बात तो हमेशा रहा है कि जो है आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। जब विचारों के आदान प्रदान होती है तो शांति का भी जो है आदान प्रदान होगा। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था हमारा ही देश था, भारत ही था। जब अंग्रेजों ने रेलवे चलाया था, रेल चलाई थी, तो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही जो है रेल में यात्रा करते थे और सभी जो है भाईचारों की भावनाओं से एक दूसरे के बहुत काफी निकट आ गए। उसके पश्चात है मानव निर्माण के सिद्धांत का समर्थन। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के कुछ समर्थक द्वारा आत्मनिर्माण के सिद्धांत का समर्थन भी किया जाता है। उनका विचार है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर जो है पुनर्गठित विश्व स्थिर और शांतिमय संसार होगा। प्रत्येक राष्ट्र में रहने वाले लोगों का अपने राष्ट्र के साथ प्रेम होगा और उनमें जो है संतुष्टि की भावना पाई जाएगी। ठीक, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी रखती है और मान्य भी है। उसके बाद हमारा है शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान का महत्व। देखिए जो आदर्शवादी विचारों का मत है कि विश्व के सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाज में महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए और इस तीनों का जो है राष्ट्र में अधिकतम प्रसार किया जाना चाहिए। इस तीनों गुण का अधिकतम प्रसार एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण में सहयोग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने में भी सहायक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान की जो बातें बताई गई है, शायद आज के राजनीतिक नेताओं को ये बात समझाने की आवश्यकता है कि जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक वो अच्छा समाज का निर्माण कैसे करेगा।
ठीक है, उन्होंने 8वीं तक तो पास करने की जो अच्छी नीति चली है वो तो अच्छा है कि बच्चे चाहे कम से कम 8वीं पढ़े रहे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया है, ठीक है, तो वो क्या किया है उन्होंने, आप खुद भी इस बात के लिए समझ सकते हो कि जब बच्चों के पढ़ने का उम्र होता है, जब उनको कुछ राजनीतिक सिद्धांतों को समझने का समय होता है, जब वो युद्ध नीति को समझने का समय होता है, तो वो क्या करते हैं, देश रक्षा में चले जाते हैं। उनका पढ़ाई जो होता है अधूरे में रह जाते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे तो मुश्किल से जो 10वीं क्लास कब पास करते हैं, कम से कम 16-17 साल तो हो जाता है उनको 10वीं क्लास पास करने में ही, और इतना क्लास पढ़ने के बाद वो चले जाएंगे देश की रक्षा करने, ये शायद उचित नहीं है। इस पे सरकार को बैठ के मंथन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है और विचार करने की आवश्यकता है। तो ये बात है मानवीय मूल्य के साथ जोड़ने में सहायक भी होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान ही आगे इंसानों को बढ़ा सकता है। जब तक उनके पास शिक्षा नहीं रहेगी, वो 8वीं 9वीं पढ़े रहेंगे। आजकल आपको भी पता है और आपको भी समझ है कि 8वीं 9वीं के बच्चे को इतना अधिक समझ नहीं होती है, ठीक है। और 8वीं 9वीं का मतलब है, 10वीं का मतलब है कि बच्चे कम से कम 16-17 साल के होंगे, ठीक है, क्योंकि 18 साल जो होते हैं 12वीं करने के जो है, उसके बाद जो है बीए में 18 साल के बाद के बच्चों को लिया जाता है। तो समझ सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 16-17 साल में ही जो है 10वीं क्लियर करते हैं। तो इतने कम उम्र में देश की रक्षा करने जाएंगे, जब उनके पढ़ने का भी समझ नहीं होगी, उनकी रणनीति का भी समझ नहीं होगी, तो ये क्या होगा। तो ये सब समझने की बात है, सरकार को इसमें विचार करने की आवश्यकता है और इसमें मंथन करने की आवश्यकता तो है ही है, ठीक है। तो हम इस बातों को जानने के बाद, समझने के बाद हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत विश्व में शांति की स्थापना की कामना करता है। इसका हमेशा विचारधारा यही रहता है कि देश में शांति रहे, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैतिक नियमों का पालन, क्षणीय राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठने और विश्व समूह की स्थापना और युद्धों पर कानूनी नियंत्रण, शस्त्रों की समाप्ति और सर्वसत्तावाद की समाप्ति और कठोर राष्ट्रवाद के ऊपर उठकर विश्व बंधुता की स्थापना की जाने की वकालत भी करता है। उसके बाद है आदर्शवादी दृष्टिकोण के आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, आदर्शवादी इतने अच्छे हैं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट अपने विचारधारा रखते हैं। देखिए, विचारधारा रखना किसी के लिए गलत नहीं, क्योंकि विचारधारा रखना हमारा परम धर्म है। अगर हम दूसरे के विचार, गलत विचार हो चाहे अच्छा विचार हो, जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक एक नया कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे। कभी कभी जो होता है, गलत इंसान भी बहुत कुछ अच्छा भी कह जाता है। तो सभी की विचारधारा अपना होता है, और सबकी विचारधारा को रखना जो है देश का कानून भी देता है। तो ये बात जो है, पहला यही बात आती है कि आदर्श दृष्टिकोण की जो आलोचनात्मक मूल्यांकन, बेशक आदर्शवादी में बहुत गुण है, लेकिन बहुत से जो राइटरों ने इसको आलोचना भी किया है। चलिए देखते हैं कि आलोचना क्या है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि काल्पनिक दृष्टिकोण। देखिए, कल्पना करना ये तो है कि कल्पना दृष्टिकोण है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कहते हैं आदर्श दृष्टिकोण के आलोचकों का विचार है कि यह काल्पनिक दृष्टिकोण है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से देना मुश्किल ही नहीं अतुल असंभव है। बात सही है, क्योंकि देखिए आजकल अच्छाई कहाँ है, आज तो सब जो है गलत रास्तों पे ही जा रहे हैं, गलत चीज़ों को ही अपना रहे हैं। जब कभी मुसीबत पड़ता है तो क्या कहते हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो सत्यवादी हैं, लेकिन बाद में जो है बुराई ही कर रहे होते हैं। तो ये बात तो इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में और सही भी कहा है, क्योंकि ये दृष्टि के अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से देना शायद संभव नहीं है। उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या वास्तविक समस्या है जिसके समाधान काल्पनिक सिद्धांतों से संभव नहीं है, क्योंकि कल्पना ही एक तरह से देखा जाए, ऐसा तो कभी राजनीति में होता ही नहीं है। इस समस्या को समाधान के लिए व्यवहारिक समाधान की जरूरत है, जो कि आदर्शवादियों के पास नहीं है। वह अनिश्चित भविष्य की बातें करते हैं और वर्तमान की अपेक्षा करते हैं। जो भविष्य की बातें तो करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भविष्य को भी लेकर चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझदार व्यक्ति की समझदारी है। चलिए, जो भी आलोचना कर रहे हैं उनके अच्छे विचार हैं। दूसरा बात आलोचना यही आती है, दूसरा आलोचना यही है कि सुझाव को व्यवहारिक रूप देना कठिन होता है। तो ये बात तो बहुत सही भी है, क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थकों द्वारा दिए गए अनेक सुझाव काल्पनिक और उनको जो व्यवहारिक रूप देना कठिन नहीं अतुल असंभव भी है। आदर्शवाद पुण्य निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं, जबकि आज तक किए गए अनेक यत्नों के बावजूद भी विश्व भाईचारे को इस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई सफलता नहीं मिली है। तो ये तो बात सही है कि निशस्त्रीकरण की बातें तो 1920 में की गई थी, लेकिन कहते हैं ना आज तक इस पे कोई, कहते हैं ना, एक पत्ता तक भी नहीं हिला। पत्ता तक क्या हिला, कान में जू तक भी नहीं हिलेगा किसी भी देश में। सिर्फ हम क्या करते हैं, निशस्त्रीकरण की बातें करते हैं, और क्या करते हैं, पीछे के क्या करते हैं, परमाणु बम लेके जेब में घूमते हैं। तो ये तो बात सही है कि सिर्फ कल्पना मात्र ही है ऐसे आदर्शवादी व्यक्तियों का विचार रखना।
आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना या मनाना राष्ट्र के हितों पर निर्भर करता है। तो ये बात भी सही है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कठोरता से पालन किए जाने के पक्ष में है। परंतु वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना या न मानना राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है और प्रायः देखने में भी आता है कि प्रभुता संपन्न राज्य केवल उन्हीं कानूनों का पालन करते हैं जो उनके हितों में होते हैं। जो कानून उनके हित में नहीं होते हैं उनको वो परवाह नहीं करते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रभावहीनता। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात आता है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व की समस्याओं का समाधान करने और विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता पर जरूरत से अधिक विश्वास भी करते हैं। आज सभी देशों के जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नजर रहती है, जबकि उनको अपने देश के संसाधनों पर नजर होना चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, विश्व संघ की स्थापना के केवल एक सपना है। देखिए, कुछ भी हो, कहते हैं ना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व की सभी समस्याओं का समाधान विश्व संघ की स्थापना में देखते हैं, परंतु उनका यह विचार केवल एक सपना मात्र ही है, क्योंकि विश्व संघ की स्थापना संभव नहीं है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी प्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है, और जब तक राष्ट्र अपनी प्रभुता का त्याग नहीं करते हैं विश्व संघ की स्थापना संभव नहीं है। उसके बाद हमारा 6वां पॉइंट जो है, व्यक्तियों के स्वभाव पर अधिक विश्वास। देखिए, ओवर फेथ ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। कहते हैं आदर्शवादी यह मान कर चलते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ही मौलिक रूप से अच्छा है। ये बात तो सच भी है। वह यह परोपकार की भावना से प्रेरित होकर काम करता है, परंतु हॉब्स और मैक्सवाली आदि विद्वान आदर्शवादी के इस विचार का खंडन भी करते हैं। ये विद्वान मानते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से लालची है और वह प्रत्येक कार्य निजी हितों के प्रेरित होकर करता है, और परोपकार की वह वहां करता है जहां उसे उसके निजी स्वार्थ की पूर्ति होती है। तो ये बात तो सही कहा गया है राजनीतिक तौर पे कि व्यक्ति जो है स्वार्थी है, लालची है, और वो सिर्फ अपने ही हितों की पूर्ति करता है। जिसमें अपना हित नहीं होता है वो कुछ भी नहीं करता है। ये बात तो आप भी जानते हो। जैसे ही इलेक्शन आते हैं मंत्री लोग सब क्या करते हैं, रोड बनवाने लग जाते हैं, लोगों की भलाई करने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले 5 साल तक सोए रहते हैं। जैसे इलेक्शन जीतते हैं एक बार नमस्ते करने आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घर में आराम से बैठ के अपनी जो है पैसे गिन रहे होते हैं। तो ये बात क्लियर है और साफ है कि वो क्या करते हैं, लालची और सिर्फ अपने स्वार्थ की हित को ही पूरा करते हैं। जनता को कहाँ देखती है? अगर जनता को देखती तो आपको आए दिन रोड पे चलते हुए गड्ढों में गिरने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आए दिन जो है आपके लाइट नहीं कट रहे होते, आए दिन आपको हर तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगला पॉइंट हमारा है, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इकट्ठा नहीं चल सकती हैं। ये साफ और क्लियर कहा गया है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व में से युद्ध, अराजकता, निरंकुशता आदि को समाप्ति के लिए नैतिकता का एक साधन के रूप में प्रयोग किए जाने के पक्ष में है, जबकि नैतिकता की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ नहीं चल सकता है। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह दूसरे राष्ट्र के हितों को बलिदान भी कर सकता है, जबकि नैतिक दूसरे के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। इस कारण आलोचकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांत के लिए कोई जो है स्थान सही नहीं है। उसके बाद हमारा है शक्ति तत्व की अवहेलना। आलोचकों का मत है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति तत्व को पूरी तरह से निकाल दिए जाने के पक्ष में है, परंतु वे भूल जाते हैं कि जो है राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए एक संघर्ष मात्र है। ठीक है, और आज प्रत्येक राष्ट्र इस दौर में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए यत्नशील है। आज प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपने जो है प्रभाव का प्रसार किए जाने की पक्ष में है, और हम इस तथ्य की अपेक्षा नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह जो है ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद अनिश्चित भविष्य के लिए अधिक चिंतित। कहते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं भविष्य के लिए अधिक चिंतित है, जो कि अनिश्चित है। कल क्या होना है कोई नहीं जानता है, जबकि वर्तमान हमारे साथ है, क्योंकि जो वर्तमान में घट रहा है वो हमारे साथ है, और जो वर्तमान को संभालने की है। यदि वर्तमान संभाल जाए तो भविष्य भी स्वयं उज्जवल हो जाएगा। इसलिए जरूरत वर्तमान की चिंता करने की है। प्लेटो द्वारा जो है आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, जिसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया,
ठीक है, और नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह जो है महात्मा गांधी का राम राज्य का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बेशक ये लोग कितना भी कहें कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, हम महात्मा गांधी की बातों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये विचार है कि जो है राम राज्य की कल्पना शायद जो है महात्मा गांधी का अधूरा सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो है मंत्री कभी अपना लालच की जो है पोटली भरती ही नहीं उनकी। आए दिन जो होता है राजनीति में नई हलचल मचती रहती है। तो आदर्शवादी जो है राम राज्य की राज्य कहाँ सब कल्पना की जा सकती है, कहाँ से हो सकता है? आए दिन तो लोग क्या करते हैं, धर्मों के रिगार्डिंग सांप्रदायिक दंगा कराते हैं, नए रूल रेगुलेशन ला के आपस में नौजवानों को लड़वाते हैं, देश की संपत्ति को फुकवाते हैं। तो कहाँ से राम राज आ जाएगा? शायद महात्मा गांधी ने ये कल्पना सपना जो देखा था शायद वो कभी सफल भी ना हो पाए, क्योंकि जब तक जो है राजनीतिक व्यक्ति अपनी लालच को त्याग नहीं करेंगे, जब तक देश हित के लिए नहीं कार्य करेंगे, यानी सब जो है अपने निजी हितों को छोड़ के सार्वजनिक हित पे नहीं आएंगे, तब तक जो है राम राज की कल्पना करना शायद संभव ही नहीं, असंभव है। और शायद महात्मा गांधी की जो सपना है वो सदैव अधूरा रहेगा। आप जितना मर्जी स्वच्छ भारत कर लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, आप जब निकलिएगा, कहते हैं स्वच्छ भारत की जो अभियान भी चलाई गई थी तो कहते हैं कुछ दिन ही चलाई गई, आज भी जाकर देखिए लोग कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक रहे होते हैं। तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लोगों में सही डर नहीं है। ठीक है, जहाँ भी देखोगे आप कुछ ना कुछ जो है कूड़े करकट के सामान आपको दिख ही जाएंगे। तो स्वच्छ भारत कहाँ है? सिर्फ आते हैं लोग, झाड़ू ले लेते हैं और रोड पे खड़ा होके 2 झाड़ू लगा देते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं और अखबार में नाम डलवा लेते हैं कि भाई हमने तो स्वच्छ भारत का अभियान किया है। लेकिन कहाँ दिख रहा है? जब वास्तविक में आप आओगे तब ना पता आपको लगेगा। जब कहते हैं ना आम लोगों से मिलोगे तब समझ में आएगा कि राम राज है ही नहीं कहीं भी। आप जब आते हो तो आपके लिए जो है रोडों को सजा दिया जाता है दुल्हनों की तरह, ठीक है, चारों तरफ साफ सुथरा कर दी जाती है, पेंट की कर दी जाती है। लेकिन आपने कभी चुपके से आके देखा है कि उस क्षेत्र की हालत क्या है, कैसे वहाँ के लोग जी रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं? आपके लिए तो पूरा रोड को साफ कर दिया जाता है, लेकिन हम आम जनताओं के लिए वो रोड को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये नक्शा में है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? दुतरफा जो खेल होती है, ऐसा क्यों? दुतरफा खेल करके क्या करना चाहते हैं राजनीतिक नेता सब, ये मुझे आज तक समझ में शायद नहीं आया है और नहीं आएगा भी, क्योंकि ये जो है देश हित के कार्य में नहीं है, वो सिर्फ उनकी अपने हित और अपनी सुख सुविधाओं के हित में है। चलिए दोस्तों, ये तो था मेरे मन की बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब जो है हम 10वां पॉइंट देखते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिक महत्व। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व में भूखमरी, पोषण और असमानता के आदि को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भूमिका पर अधिक विश्वास करते हैं, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रयोग अपने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए करते हैं। अब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यक्तित्व अपने हित के लिए कर रहे हैं तो आम जो नेशन है उसको क्या करेगी, आम जनता है वो क्या करेगी? क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी ही जिम्मेवारी होती है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपके लिए हर व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हर धर्म के लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब कहते हैं कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए अपने हित के लिए कर रहे हैं तो आम लोगों को कौन देखेगा? तो आप इस सारी बातों से एक बात तो आपको क्लियर और साफ समझ में आ गया होगा कि आदर्शवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है और आप इसको क्या समझ सकते हो। कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण में अनेक कमियां पाई गई हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी हम इन दृष्टिकोण के महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आदर्शों का अपना महत्व होता है और आदर्शों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उसी तरह ही होगी जैसे आत्मा के बिना शरीर। देखिए, आदर्श होना बहुत जरूरी है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि हर एक नेता गलत है, लेकिन हर एक नेता अच्छा होता है, उसको दूसरा नेता चलने नहीं देता है, दूसरा नेता करने नहीं कुछ देते हैं, वो बीच बीच में जो है रुकावट डालते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए कल्याण की भावना अपनाया। ठीक है, अगर मैं जानता हूँ ये बात कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी, चारों तरफ जो था युद्ध के तांडव चल रहे थे, लेकिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है अच्छी नीति और वल्लभ भाई पटेल की जो अच्छी नीति थी जिसकी वजह से उन्होंने देश को एकत्र करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन कहते हैं ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा योगदान दिया, लेकिन आज जो है क्षेत्रीय जो मुख्यमंत्री सब होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई एक राज्य को 2 राज्य में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो उस राज्य में 2 जगह राज करना चाहते हैं।
आपका इसका बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है कि बिहार को जो है 2 खंडों में बांट दिया गया, हैदराबाद को 2 खंडों में बांट दिया गया, पंजाब को 2 खंडों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर को भी 2 खंडों में बांट दिया गया। तो उन नेताओं ने इतना अच्छा किया था कि एक करने की कोशिश किया था, लेकिन ये तो खंडों में बांट रहे हैं। खंडों में जब बांटोगे तो उनकी आवश्यकताओं भी तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये बात शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि एकता में बल है। अब एकता में बल देखिए, अगर एक राज्य रहता तो जो नदियां एक नदी से बह रही है उस पर सबका अधिकार होता, सब लोग जो है स्वच्छ पानी पीते हैं। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है? आज जो है अगर मान लीजिए हरियाणा से जो है अगर कोई नदियां निकल रही है, दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो नदियों को लोग रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे दिल्ली को पानी। तो ये क्या है? हम एक राष्ट्र के, एक देश के व्यक्ति होते हुए भी हमारे पास, हमारे लिए इतना जो है घिन भावना है कि हम स्वच्छ पानी पिए और बाकी जो जनता है वो गंदे पानी पिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने देशों को, राज्यों को बांट दिया। अब हर राज्य जो है अपनी संसाधन को अपने पास ही सीमित रखना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी ऐसा करने से कभी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, कभी भी जो है किसी भी जो देश का विकास नहीं होगा। सिर्फ ये जो है अपना जीवन सिर्फ जी सकते हैं, लेकिन विकास की जो आप सपने देख रहे हो शायद उस सपने को पूरा नहीं हो सकता। आगे इसमें यही बात दिया गया है कि आदर्श का अपना महत्व होता है और आदर्शों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी तरह की होगी जैसे आत्मा के बिना शरीर होगा। आदर्श नीतियों के निर्माण और उनके परख करने विद्वान और जो आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि आज लगभग सभी सामाजिक जो है विज्ञान का अपना अपना आदर्शमयी पक्ष है। आदर्श अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता करते हैं और इसके अतिरिक्त आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे में भी जो है भूख, गरीबी, असमानता और शोषण आदि को समाप्त करके न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित किए जाने के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को भी जो है दृष्टिगत नहीं किया जा सकता और यदि ये सफल नहीं है तो इसमें दोष अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नहीं अतुल इन्हें चलाने वाले संस्थाओं की है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं